अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। जज ने सजा सुनाई एक मुजरिम को कि इस शख्स के जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और फिर उन टुकड़ों को तेजाब में डाल के उसका महलूल बना दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुजरिम था और उसका जुर्म क्या था कि जो जज ने इतनी भयानक सजा सुनाई। और ये पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान की एक अदालत ने ही ये सजा सुनाई, बल्कि पंजाब की अदालत ने। और उस मुजरिम को उसके 100 टुकड़े करने के बाद उसको तेजाब के ड्रम में डाल देने का हुक्म दिया। जज ने उस शख्स को इतनी भयानक सजा इसलिए सुनाई कि इस शख्स ने घिनौना काम किया था। वो कौन सा काम था? दिसंबर 1999 लाहौर पुलिस को एक लेटर मौसूल हुआ और उस लेटर में 100 बच्चों को किस तरह कत्ल किया और फिर उन लाशों को तेजाब में डालकर किस तरह महलूल में तब्दील किया और उन तमाम बच्चों की तस्वीर वगैरह और तमाम तफसीलात भी दी हुई थी। और लेटर के आखिर में उस घर का पता दिया हुआ था, 13 बी रावी रोड। वो देखने में एक आम शख्स लगता था, उसकी कोई ऐसी गलत हरकत नजर नहीं आती थी। यानी एक शख्स ने लाहौर पुलिस को एक लेटर लिखा 99 में, और यह केस बड़ा मशहूर हुआ। और उस लेटर में तमाम तर बच्चों की तफसीलात, तमाम तर ड्रम्स और एक घर का पता लिखा हुआ था, ताकि पुलिस उस घर में जाए, रेड करे और देखे कि वहां पर क्या है। उसके बाद पुलिस ने उस घर में रेड की। रेड करने के बाद वहां पर बच्चों की बाकियात मिली, वहां पर तेजाब के ड्रम्स मिले और पुलिस ने मजीद छानबीन की तो पता चला कि बच्चों को काट के, बच्चों को कत्ल करने के बाद उस ड्रम में डाल दिया जाता है ताकि बच्चों का सुराग ना मिले। ये 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल था। उसने रोजनामा जंग को 75 बच्चों की तस्वीरों के साथ ये एक लेटर लिखा था। एडिटर उस वक्त थे जमील चिश्ती। उस खत में उसने ये भी इकरार किया हुआ था कि उसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। दूसरे दिन जमील चिश्ती उसके घर गए तो उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था, जो उसने एड्रेस दिया था। उसने हमसाए की सीढ़ी लेकर दीवार फलांकर जब घर दाखिल हुआ तो उसे एक पूरी बोरी नजर आई जिस पर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते। जमील चिश्ती साहब जो एडिटर थे जंग पेपर के, इस लेटर मिलने के बाद उस घर पहुंचे। उस घर को ताला लगा हुआ था। वो साथ वाले घर से फलांग के उस घर में पहुंचे तो आगे एक बोरी नजर आई जिस पर 100 बच्चों के जूते का टाइटल दिया हुआ था। और जब बोरी में देखा तो वाकई उसमें जूते मौजूद थे। और एक और बोरी पर 100 बच्चों के कपड़े लिखा हुआ था। और उस बोरी को जब देखा तो उसमें 100 बच्चों के कपड़े भी मौजूद थे। यह सब वैसे ही था जैसे खत में तहरीर किया हुआ था। यह सब देखा, परखा, और उसके बाद क्या हुआ कि ड्रम जो पड़े हुए थे, उस ड्रम को हाथ लगाया तो उसका हाथ तेजाब से जल गया। उस ड्रम से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उसके औसान खता हो गए। आखिर जावेद इकबाल ने 100 बच्चों को कत्ल क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल तो यह था। जब यह मोहम्मद सामने आए तो उस वक्त खौफ व हरास की लहर दौड़ गई थी कि 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल है। बच्चे अगवा करता था, बच्चों को बुलाता था चीज़ के बहाने या जो भी, और उसके बाद उनको कत्ल करता था। कत्ल करने के बाद उनको ड्रम में डाल देता था ताकि उनकी बाकियात भी ना मिले, किसी जगह फेंकता नहीं था। और वहीं पर बच्चों के जूते रखे और टारगेट रखा था उसने 100। जब 100 पूरे हो गए तो उसके बाद उसने ये लेटर एक जो जंग न्यूज़पेपर है उसको भेज दिया था। अब इस जवाब का जवाब हासिल करने के लिए कहानी को शुरू से जोड़ना पड़ेगा कि उसने 100 बच्चों का कत्ल आखिर क्यों किया था। जावेद इकबाल बचपन से शरारती, झगड़ालू और जिद्दी बच्चा था। वो अपनी जायज़ और नाजायज़ बात मनवा लेता था। जावेद इकबाल के वालिद का शाद बाग में लोहे के पाइप बनाने का कारखाना था और वहां काम करने वालों की ज़रूरत होती थी तो जावेद इकबाल वहां बच्चों को काम करने के लिए ले आता था और उन बच्चों से बहुत प्यार करता था। यही जावेद इकबाल जिसने बाद में 100 बच्चे कत्ल किए, शाद बाग ने अपने वालिद के पाइप बनाने के कारखाने में बच्चों को बुलाता था, उनके साथ प्यार भी करता था, अच्छे तरीके से रहता था, कपड़े लेकर देता था, उनको सैर वगैरह करवाता था। शाद बाग में पहली दफ़ा उस पर बच्चों के साथ बदफेली करने का इल्ज़ाम लग गया। यानी जब ये पकड़ा गया जावेद इकबाल तो उसने अपनी ये स्टोरी सुनाई कि उस पर सिर्फ बदफेली का इल्ज़ाम लगा था और लोगों ने ये सोच लिया था कि इसने बदफेली की है। ये 99 की बात है। उस वक्त इतनी जिद्दत नहीं आई थी इन्वेस्टिगेशन में। उस वक्त इतना हमारा कानून जो है वो कह लें स्पीडी नहीं था और इतना लेस नहीं था टेक्नोलॉजी के साथ। मामला इस कदर संगीन हो गया कि जावेद इकबाल के खिलाफ 99 को मुकदमा भी दर्ज हो गया। यानी 99 में उस पर मुकदमा हुआ और गिरफ्तारी से पहले जावेद इकबाल फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने जावेद के वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए और जावेद इकबाल को शाद बाग से निकाल दिया और एक बयान हल्फी पर दस्तखत भी लिए ताकि दोबारा इस इलाके में कदम ना रख सके।
यानी उसे वहां से निकाल बाहर किया। 1998 को जावेद इकबाल की जिंदगी का टर्न पॉइंट साबित हुआ। इस वाक़े ने जावेद इकबाल को 100 बच्चों का कत्ल करने का प्लान दिया, जो कि ये तमाम तर मामला बाद में सामने आया कि किस तरीके से उसने बच्चों को कत्ल किया। यानी जावेद इकबाल सिर्फ एक शख्स था और उस शख्स पर इल्ज़ाम लगा था, वो कहता है कि उसने किसी के साथ बदफेली नहीं की थी, उसने किसी बच्चे को की इज्जत को नहीं रोंदा था, लेकिन 98 में उस पर इल्ज़ाम लग गया कि उसने बदफेली की और उसके खिलाफ एक FIR रजिस्टर्ड हो गई। और उससे पहले वो शाद बाग में अपने वालिद के कारखाने में बच्चों को बुलाता था, काम करवाता था, प्यार करता था, कपड़े लेके देता था। ये सारे मामलात थे और उसका मामला बच्चों के साथ ख़राब नहीं था। लेकिन जब इल्ज़ाम उस पर लग गया तो उसके बाद अहलियाने इलाका भी उसके खिलाफ हो गए और पुलिस ने रेड करके उसके भाई और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया तो फिर जावेद इकबाल ने भी गिरफ्तारी दी। बस उस वक्त जो इल्ज़ाम लगा था उसी वक्त एक स्टेटमेंट लिखवाई गई कि वो इस इलाके को छोड़ देंगे और वो यहाँ कदम नहीं रखेंगे। ज़ाहिर है शाद बाग में फैक्ट्री थी वालिद की, जावेद इकबाल के वालिद को भी वो छोड़ना पड़ी जगह, और फिर उसकी इज्जत ख़त्म हो गई। यानी अपनों में भी जो इज्जत थी, मोहल्ले में, ये सारा मामला जो है वो ख़त्म हो गया। उस वक्त सोशल मीडिया इतना आज़ाद नहीं था और इतने ज़्यादा मीडिया भी जो है वो फाल नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद जावेद इकबाल ने वो इलाका छोड़ दिया और इस जिल्लत भरी ज़िंदगी के साथ किसी और जगह पे शिफ्ट हो गए। ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी थी कि 100 बच्चों का कातिल जावेद इकबाल पकड़ा गया, और उसने बताया कि वो सिर्फ उस इल्ज़ाम की वजह से कि आखिर उस पर क्यों लगा, उसको सही साबित करने के लिए या फिर अपना गुस्सा उतारने के लिए उसने 100 बच्चों का कत्ल किया है। और ये हिस्ट्री में 100 बच्चे कत्ल पहली दफ़ा हुए थे, और ये 100 बच्चे उसने एक साल के अंदर अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर कत्ल किए। बच्चे अगवा होते थे पहले तो, बल्कि खबरें ये लगती थी कि बच्चे अगवा होने लगे लाहौर से, लेकिन वो अगवा होते थे, बच्चे वापस नहीं आते थे, ना उनकी तावान के लिए कॉल्स आती थी, बल्कि उनको जावेद इकबाल ही अगवा करता था। आज भी हमारे सिस्टम में, आज भी हमारी पुलिस में, आज भी हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों पर हम बिला झिझक, बिला तामिल, बिला ताख़ीर इल्ज़ाम लगा देते हैं। हम नहीं सोचते कि इस इल्ज़ाम की वजह से उसकी ज़िंदगी किस हद तक अजीरन हो सकती है। हम नहीं सोचते कि आखिर उनका ये इल्ज़ाम उसकी ज़िंदगी को कितना डिस्टर्ब कर सकता है। आपको याद है कि आमिर लियाकत ने सिर्फ इसलिए ख़ुदकुशी कर ली या उसकी मौत वाक़ हो गई सदमे से कि उनकी वीडियोस जो प्राइवेट हैं वो वायरल हो गई थी। वो अपनी इज़्ज़त, अपनी ज़िल्लत नहीं देख सकता था। वो उस नहज पे पहुंच गया था कि वो ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता था। आज सोशल मीडिया के दौर में भी हम जिसकी पगड़ी उछालना चाहते हैं तो फ़ौरन उछाल देते हैं हम उसको, क्योंकि उसके पास इतना मौसर प्लेटफॉर्म नहीं होता जवाब देने के लिए, और हम बिला झिझक, बिला ताख़ीर, बिला तामिल, बिला देरी जो है वो उस पर इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं। हम नहीं सोचते कि क्या इस शख्स पर जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसने अपने किसी जगह पर सर्वाइव भी करना है सोसाइटी में, वो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल है या नहीं। तो ऐसे में जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर कोई ना कोई जावेद इकबाल बनता है, फिर कोई ना कोई इस मुआशरे से बदला लेने वाला बनता है, जिस तरह जावेद इकबाल की स्टोरी है। तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।